मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास ने गजा के खान यूनिस में स्थित आईडीएफ के एक कैंप पर हमले का 3 मिनट का चौंकाने वाला वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलते हुए हथियारों के साथ आईडीएफ बेस पर हमला करते दिख रहे हैं। यह हमला इतनी सटीकता और ताकत से किया गया कि आईडीएफ भी चौंक गया। वीडियो की शुरुआत में हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलते हैं और उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, मशीन गन्स और रॉकेट जैसे भारी हथियार हैं। 20 सेकंड पर इन्हें हथियारों के साथ दिखाया गया। 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो के बाद ये फाइटर्स सीधे कैंप के अंदर घुसते हैं और आईडीएफ सैनिकों के साथ जोरदार गोलीबारी होती है। बुलेट्स और ग्रेनेड्स उड़ती हैं और टकराव बेहद हिंसक और भयावह नजर आता है। वीडियो में 2 मिनट 53 सेकंड के बाद हमास के लड़ाके आरपीजी लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इस अचानक हुए हमले के बाद ये लड़ाके वापस सुरंगों में चले जाते हैं। वीडियो में धमाके और क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग्स के दृश्य भी देखे जा सकते हैं। हालांकि आईडीएफ ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक इस अचानक हुए हमले में कुल 15 हमास के लड़ाके मारे गए, जिनमें 8 बेस के अंदर और 7 एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। आईडीएफ ने यह भी स्वीकार किया कि बिल्डिंग में हमास की घुसपैठ एक बड़ी सिक्योरिटी फेल्योर थी। इस हमले में 3 इजरायली सोल्जर भी घायल हुए और यह लड़ाई केवल 10 मिनट तक चली। हमास ने इस वीडियो के माध्यम से यह भी संदेश दिया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान वे किसी भी तरह की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि इजराइल बंधकों को मुक्त कराना चाहता है और गजा में विसैन्यीकरण करना चाहता है। उनका कहना था कि हमास को किसी न किसी तरीके से शस्त्र रखने के लिए मजबूर करना और गाजा के लोगों के लिए एक नया भविष्य स्थापित करना बेहद जरूरी है। हालांकि हमास ने इस हमले के वीडियो के जरिए नेतन्याहू और उनके सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे डाली है। वीडियो में दिखाया गया कि हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ कैंप में घुसपैठ की योजना पहले से तैयार की थी। उनकी रणनीति और उनकी प्लानिंग की क्षमता इतनी सटीक थी कि आईडीएफ को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसराइल के लिए हमला केवल एक मामूली सुरक्षा चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं तनाव को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर खान यूनिस के इस कैंप पर हमला और वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि हमास अभी भी अपने लड़ाकू क्षमता बनाए हुए है। इसराइल के लिए यह संदेश भी है कि किसी भी समय नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। यह घटना मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बनाती है और फिर क्षेत्र में शांति के प्रयासों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 38 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन्स वे तैयार कर चुके हैं। हालिया हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था। अब तक की खबरों के मुताबिक हूती वही तरीका अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों को सिखाता है, यानी कि बाहर से हथियार मंगाने के बजाय खुद मजबूत होकर हथियार बनाना शुरू करो। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन्स बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों को यह भी अंदेशा है कि हूती भी हमास की तरफ बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था। इस योजना को तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड कहा जा रहा है, जिसमें हूती स्थानीय मिलिशिया को भर्ती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि हूतियों की ये ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण हैं।
इसके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का समर्थन भी है, जिससे ये हथियार और ज्यादा सटीक और खतरनाक बन गए हैं। हालांकि इसी बीच इजराइल ने खतरे को देखते हुए यमन पर खुफिया जानकारी जुटाने वाले एक नए टास्क फोर्स बनाए हैं। उनकी कोशिश है कि हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर्स का नक्शा तैयार किया जाए और उन्हें समय रहते खत्म किया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हूती हजारों सटीक लंबी दूरी वाली मिसाइलें बना सकते हैं, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होंगे। कुल मिलाकर हूतियों की रणनीति और उनकी सटीक मिसाइल क्षमताएं दिखाती हैं कि यमन के विद्रोही अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इजराइल की ये चुनौती केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे रक्षा ढांचे की भी परीक्षा है। दुनिया भर में जंग, हिंसा और नरसंहार के असली जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश ही माने जाते हैं, लेकिन यही ताकतवर मुल्क अक्सर मुस्लिम और एशियाई देशों को शांति का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। ईरान की जनता ने 1979 में अमेरिका की देखरेख में काम करने वाली शाह पहलवी को उखाड़ फेंका था। तभी से पश्चिमी देश लगातार ईरान पर दोबारा काबिज होने की साजिशें बुनते रहते हैं। कभी परमाणु हथियारों का इल्जाम तो कभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि एक दौर में ईरान मानवीय संकट की कगार तक पहुंच गया था। और अब एक बार फिर कोशिश हुई है ईरान को दबाने की। उसकी दुखती नस अमेरिका जानता है, जो कि है परमाणु प्रतिबंध, और बदले में वो चाहता है ईरान से सारा यूरेनियम। लेकिन 27 सितंबर शनिवार को ईरान ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पुराने परमाणु प्रतिबंध दोबारा लागू करने की कोशिशों का करारा जवाब देते हुए ईरान ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में तैनात अपने एम्बेसडर को तुरंत वापस बुला लिया। यह कदम साफ इशारा करता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच कूटनीतिक टकराव और तेज हो सकते हैं। दरअसल पिछले महीने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन संयुक्त रूप से E3 के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने UNSC को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत अपने वादे का पालन नहीं किया है। तीनों देशों ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करने और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करने के कारण हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर जोर दिया है।